हेलो गाइस, वेलकम टू मिशन स्टडी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम भाषा विज्ञान के टॉपिक्स पढ़ेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप हमें संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, जैसे बीकानेर यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सिलेबस देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है स्वर व्यंजन वर्गीकरण। सबसे पहले देख लेते हैं स्वरों व व्यंजनों का वर्गीकरण कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। स्वरों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। अब स्वर है उनका जो वर्गीकरण है वो 3 आधार पर किया गया है। पहला है जीहा की ऊंचाई के आधार पर, दूसरा है जीहा के उत्पादित भाग के अनुसार, तीसरा है ओष्ठों की स्थिति। तो हम 3 आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले जीहा की ऊंचाई के आधार पर इसे देख लेते हैं। निश्वास वायु जब मुख विवर से बाहर निकलते हैं तो उसमें अवरोध तो नहीं किया जाता, किंतु जीहा के ऊपर उठाकर निश्वास के निर्गम मार्ग को कुछ संकीर्ण अवश्य कर दिया जाता है। यह संकीर्णता कहीं अपेक्षाकृत कम होती है और कहीं अधिक। इस दृष्टि से मुख विवर की स्थिति 4 प्रकार की होती है और उनके अनुसार 4 भेद होते हैं। अब इसमें जीहा की जो ऊंचाई के आधार पर हमें बताना था तो हम उसे मुख विवर कह सकते हैं। अब जीहा के आधार पर, जैसे कि जीहा की जो ऊंचाई है उसके आधार पर देखेंगे तो निश्वास वायु जब मुख विवर से बाहर निकलती है, अब जो श्वास होती है हमारे, तो वो वायु जब मुख विवर से बाहर निकलती है तो उसमें जो अवरोध तो नहीं किया गया, अब उसमें जो है वो अवरोध तो नहीं किया गया, किंतु जीहा को ऊपर उठाकर निश्वास के निर्गम मार्ग को कुछ संकीर्ण अवश्य कर दिया। अब जो निश्वास जो वायु है वो मुख विवर से अगर बाहर निकलेगी, उसने ना जीहा के ऊपर के निश्वास के निर्गम मार्ग को कुछ संकीर्ण अवश्य कर दिया। उसने क्या किया कि जो ऊपर का जो मार्ग है जीहा का, उसको संकीर्ण अवश्य कर दिया। यह संकीर्णता कहीं अपेक्षाकृत कम होती है और कहीं अधिक। अब जो ये संकीर्णता है वो कहीं अपेक्षाकृत कम होती है और कहीं अधिक होती है। इस दृष्टि से मुख विवर की स्थिति 4 प्रकार की होती है। उस टाइम जो निश्वास वायु जो मुख विवर से बाहर निकलती है, तब जो मुख विवर की जो स्थिति है वो 4 प्रकार की होती है और उनके अनुसार उनके 4 भेद होते हैं। पहला है विवृत, दूसरा है अर्धविवृत, तीसरा है अर्धसंवृत, चौथा है संवृत। सबसे पहले देख लेते हैं विवृत को। विवृत का अर्थ है खुला। अब विवृत का क्या अर्थ होता है? विवृत का अर्थ होता है खुला। जब जीहा और मुख विवर के ऊपरी भाग के बीच अधिक से अधिक दूरी रहती है तो विवृत ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, जैसे आ। अब देखेंगे कि आप जब जीहा और मुख विवर के ऊपरी भाग के बीच अधिक से अधिक दूरी रहती है तो विवृत ध्वनि उत्पन्न होगी आ। दूसरा है अर्धविवृत। अर्धविवृत में विवृत की अपेक्षा जीहा और मुख विवर के ऊपरी भाग की दूरी अपेक्षाकृत कम हो जाती है, जैसे ए ओ। अब हमने देखा कि विवृत में तो हमने खुलकर बोला आ, और जो अर्धविवृत है उसमें हमने ए और ओ बोला, उच्चारण बोला। अब देखें तो अर्धविवृत स्थिति क्या होती है। अर्धविवृत में विवृत की अपेक्षा जीहा और मुख विवर के ऊपरी भाग की दूरी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। विवृत में क्या होता है कि जैसे कि जीहा और मुख विवर के ऊपरी भाग की जो दूरी है वो अधिक से अधिक दूरी रहती है, जबकि अर्धविवृत में क्या होता है कि जो जीहा और मुख विवर के ऊपरी भाग की जो दूरी है वो अपेक्षाकृत कम होती है। अब विवृत से चूंकि दूरी अधिक होने के कारण इसलिए आ ध्वनि जो उच्चारण होता है और अर्धविवृत में ए और ओ ध्वनि का उच्चारण होता है। तीसरा है अर्धसंवृत। अर्धसंवृत देख लेते हैं। जब संवृत की अपेक्षा जीहा और मुख विवर के ऊपरी भाग की दूरी अधिक रहती है तो अर्धसंवृत ध्वनियां उत्पन्न होती है, जैसे ए और ओ। अब अर्धसंवृत में क्या होता है, जैसे कि संवृत की अपेक्षा जीहा और मुख विवर की ऊपरी दूरी अधिक रहती है, अब अधिक से भी अधिक रह रही है। जैसे कि हमने पहले विवृत में तो देखा था कि अधिक से अधिक रहती है और अपेक्षाकृत अधिक ही है, लेकिन अर्धसंवृत में क्या होता है कि जब संवृत की अपेक्षा जीहा और मुख विवर के ऊपरी भाग की दूरी अधिक रहती है तो अर्धसंवृत ध्वनियां उत्पन्न होती है, जैसे कि ए और ओ। चौथा है संवृत। संवृत को देख लेते हैं। जीहा और मुख विवर के ऊपरी भाग के बीच कम से कम दूरी रहने पर जिन ध्वनियों के उच्चारण होता है उन्हें संवृत कहते हैं, जैसे ई छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ।
ये थे जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर 4 भेद किए थे हमने। पहला था विवृत, दूसरा था अर्धविवृत, तीसरा था अर्धसंवृत और चौथा था संवृत। अब जिह्वा के उत्थापित भाग के अनुसार देख लेते हैं। अब जो हमने जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर देखा था, अब हम बात करेंगे जिह्वा के उत्थापित भाग के अनुसार। इसको देख लेते हैं। जिह्वा के अग्र, मध्य व पश्च भागों की सक्रियता के आधार पर इसके मुख्यतः 3 भेद किए जाते हैं। अब जिह्वा के जो अग्र भाग, मध्य भाग व पश्च जो भाग है, 3 भाग हैं, उनकी सक्रियता के आधार पर इसके मुख्यतः 3 भेद किए जाते हैं। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। सबसे पहले अग्र स्वर को देख लेते हैं। जिह्वा के अग्रभाग को उठाकर जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है, जैसे कि छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ई, बड़ा ए। अब अग्रभाग से है, जिह्वा के अग्रभाग को उठाकर अगर हम कुछ ध्वनियों का उच्चारण करेंगे तो ध्वनियां भी बोल सकते हैं और स्वर भी बोल सकते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ई, बड़ा ओ, बड़ा ए। अब मध्य स्वर की बात करते हैं तो मध्य स्वर है जिह्वा के मध्य भाग को उठाकर जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है, जैसे ए, जो जिह्वा का जो मध्य भाग है उससे हम ए का उच्चारण करेंगे, और अग्रभाग से हम छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ई और बड़ा ए का उच्चारण करेंगे। तीसरा है पश्च स्वर। जिह्वा के पश्च भाग को उठाकर जिनका उच्चारण होता है, जैसे आ, उ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ, इन तरह का उच्चारण किया जाता है। अब हमने स्वर को है जिह्वा के उत्थापित भाग के अनुसार हमने जिह्वा के अग्र, मध्य व पश्च भागों की सक्रियता के आधार पर हमने इन्हें 3 भेद किए थे। पहला था अग्र स्वर, दूसरा था मध्य स्वर, तीसरा था पश्च स्वर। इसमें अग्र स्वर में तो क्या होता है कि जैसे कि जिह्वा के अग्र भाग को उठाकर हम किसी ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो हमारी जो ध्वनि निकलेगी वो निकलेगी छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ई, बड़ा ई। अब फिर हम मध्य स्वर से उच्चारण करेंगे तो हमारी जो ध्वनि निकलेगी वो निकलेगी ए, और पश्च स्वर से अगर हम करेंगे तो हमारी जो ध्वनि निकलेगी वो निकलेगी आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ। अब हम ओष्ठों की स्थिति के आधार पर देख लेते हैं। विभिन्न स्वरों के उच्चारण में ओष्ठों की स्थिति के अनुसार स्वरों के 3 भेद। अब हमने विभिन्न जो स्वर होते हैं उनके उच्चारण के आधार पर ओष्ठों की जो स्थिति होती है, हमारी बोलने की जो ओष्ठ होते हैं हमारे, उनकी स्थिति के अनुसार हमने स्वर को 3 भेद में बताया है। पहला है प्रस्तुत। इसको देख लेते हैं। इस स्थिति में ओष्ठ स्वाभाविक रूप से स्थिर रहते हुए खुले रहते हैं, जैसे छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ए, बड़ा ए। अब प्रस्तुत में क्या होता है कि जैसे कि हमारे जो ओष्ठ हैं, हम कुछ बोलते हैं ओष्ठ से तो स्वाभाविक रूप से स्थित रहते हुए खुले रहते हैं, मतलब कुछ बोलेंगे तो हल्के से वो खुले रहेंगे। ये हमारे ओष्ठों की जो स्थिति है वो बताता है, और उस टाइम हम बोलेंगे छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ए, बड़ा ए। दूसरा है वर्तुल। ओष्ठों को थोड़ा आगे निकालकर जब गोलाकार कर लेते हैं तो यह वर्तुल स्थिति होती है, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ। अब वर्तुल स्थिति में क्या होता है कि अगर हम ओष्ठों को थोड़ा आगे निकालकर जब गोलाकार कर लेते हैं तो जो वह वर्तुल स्थिति हो जाती है। जैसे अब हम बोलेंगे छोटा ऊ, बड़ा ओ, छोटा ओ, बड़ा ओ। तीसरी स्थिति है अर्धवर्तुल। पूरा गोलाकार न होकर जब ओष्ठ आधे गोलाकार होते हैं, जैसे आ जो बोला जाता है ध्वनि उच्चारण, उसमें क्या होता है कि पूरा गोलाकार न होकर जब ओष्ठ आधे गोलाकार हो जाते हैं तब हम उच्चारण करेंगे आ। अब व्यंजनों का वर्गीकरण देख लेते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण पहला प्रयत्न के आधार पर किया गया है, और दूसरा स्थान के आधार पर, तीसरा स्वर तंतुओं के आधार पर, और चौथा प्राण तत्व के आधार पर। जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो 4 आधार पर किया गया है। सबसे पहला है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इस आधार पर व्यंजनों के प्रमुखतः 2 भेद हो सकते हैं। अब प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के सिर्फ 2 ही भेद हो सकते हैं। पहला है स्पर्श, दूसरा है संघर्षी। सबसे पहले स्पर्श देख लेते हैं। स्पर्श, इसे स्फोट या स्फोटक भी कहते हैं। अब स्पर्श को हम स्फोट भी कहेंगे और स्फोटक भी कहेंगे। इसमें 2 अंग है। स्पर्श में क्या है कि इसमें 2 अंग है, जैसे दोनों ओष्ठ, नीचे का ओठ और ऊपर के दांत, जीभ की नाक और दांत, या जीभ का पश्च भाग और कोमल तालु आदि। अब स्पर्श में क्या होता है कि हमने इसे स्फोट भी कह दिया और स्फोटक भी कह दिया। इसमें 2 अंग है, जैसे बोल दिया कि दोनों ओष्ठ है हमारे, और ऊपर का और नीचे का
दो जो ओष्ठ हैं और नीचे का ओष्ठ और ऊपर के दांत। अब जैसे कि हमारे नीचे का ओष्ठ है और ऊपर के जो दांत हैं, जीभ की नाक और दांत या जीभ का पश्च भाग और कोमल तालु आदि जो है वो स्पर्श में आते हैं। दूसरा है संघर्षी। संघर्षी को देख लेते हैं। संघर्षी ध्वनि में हवा का न तो स्पर्श की तरह पूर्ण अवरोध होता है। संघर्षी ध्वनि में क्या होता है कि हवा का बिल्कुल भी स्पर्श नहीं होता और न अधिकांश स्वरों की भांति वह अबाध रूप से मुंह से निकल जाती है। अब संघर्षी जो है वो मुंह से निकल जाती है, स्वरों की जो भांति है वह भी अबाध रूप से, यानी कि हम बोलना नहीं चाहते फिर भी निकल जाती है, तो वो होगा मुंह से निकल जाती है, वो होगी संघर्षी ध्वनि। दूसरा देख लेते हैं स्थान के आधार पर। इस आधार पर व्यंजन के प्रमुखतः निम्नलिखित भेद हो सकते हैं। अब स्थान के आधार पर व्यंजन के कितने सारे भेद बताए गए हैं, उसमें स्थान के आधार पर व्यंजन के 10 भेद बताए गए हैं। पहला है स्वर यंत्रमुखी, दूसरा है उपालिपजीवी, तीसरा है उलिजिह्वीय, चौथा है कोमल तालव्य, पांचवा है मूर्धन्य, छठा है तालव्य या कठोर तालव्य, सातवां है वत्सल्य, आठवां है दंत्य, नौवां है दंतोष्ट्य और 10वां है ओष्ट्य। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर यंत्र मुखी। इसको देख लेते हैं। पहले उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वर यंत्र मुख से उच्चारित किए जाते हैं। अब स्वर यंत्र मुखी जो ध्वनि है उन ध्वनियों को कहेंगे जो स्वर यंत्र मुख से उच्चारित किए जाते हैं। इन्हें स्वर यंत्र स्थानीय काकल्य या उरस्य भी कहते हैं। अब स्वर यंत्रमुखी जो ध्वनियां हैं उनको स्वर यंत्रमुखी से उच्चारित किए जाते हैं और इन्हें स्वर यंत्र स्थानीय काकल्प या उरस्य भी कहते हैं। दूसरा है उपाली जिह्वीय। उपाली जो जिह्वीय है इसके बारे में देख लेते हैं। उन ध्वनियों को कहते हैं उपाली जिह्वीय, उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वर यंत्र और अलजिह्व के बीच में उपाली जिह्वीय या गलविल को संकीर्ण कर लिया जाता है। तीसरी है उलिजिह्वीय। कोवे या अलिजिद से इन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। उलिजिह्वीय जो ध्वनियां होती हैं उनका जो उच्चारण है वो कोवे या अलिजिह्व से इन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। चौथा है कोमल तालव्य। इसको देख लेते हैं। इसे कंठ भी कहते हैं। कोमल तालव्य है, इसे हम कंठ भी कहेंगे, किंतु ऐसा कहना ठीक नहीं है। यह स्थान कंठ नहीं है। कोमल तालव्य है, ये कंठ नहीं है, लेकिन इसे हम कह रहे हैं कंठव्य। अब ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि यह स्थान जो है वो कंठ नहीं है। पांचवा है मूर्धन्य। उन ध्वनियों को कहते हैं जिनके उच्चारण में मूर्धा से सहायता ली जाती है, साइला दी जाती है। अब जो मूर्धन्य जो ध्वनियां होती हैं उनको कहेंगे जिनसे हम मूर्धा से सहायता लेंगे। छठा है तालव्य या कठोर तालव्य। तालव्य और कठोर तालव्य जिनका उच्चारण कठोर तालु के पास होता है। सातवां है वत्स्य। मसूड़े या वत्स की सहायता से उत्पन्न ध्वनियां वत्स्य कहलाती हैं। अब वत्स्य जो ध्वनियां हैं वो मसूड़े या वत्स की सहायता से उत्पन्न जो ध्वनियां हैं वो वत्स्य कहलाती हैं। आठवां है दंत्य। दंत्य दांत की सहायता से उच्चारित ध्वनियां दंत्य कहलाती हैं। दंत्य जो ध्वनियां होती हैं वो दांत की सहायता से कही जाती हैं। नौवां है दंतोष्ट्य। दंतोष्ट्य ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण ऊपर के दांत और नीचे के ओष्ठ की सहायता से किया गया है। अब दंतोष्ठ हम उसे कहेंगे जिसमें हम ऊपर के दांत और नीचे के ओष्ठ की सहायता से किसी ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो हम उसको दंतोष्ठ कहेंगे। 10वां है ओष्ठ्य। ओष्ठ्य जिनका उच्चारण दोनों ओठों से हो वह फ ब म ऐसे ही हैं। ओष्ठ्य जो है उनका जो उच्चारण दोनों ओष्ठों से होगा तो उन ध्वनियां कहलाएंगी फ ब म भ म ऐसे ही ध्वनियां हैं। तीसरा है स्वर तंतुओं के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तीसरा था स्वर तंतुओं के आधार पर। इसको देख लेते हैं। इस आधार पर व्यंजन के प्रमुखतः 2 भेद होते हैं। स्वर तंतुओं के आधार पर व्यंजन के 2 भेद बताए गए हैं। पहला है घोष, दूसरा है अघोष। पहले घोष को देख लेते हैं। घोष वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंतुओं के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है। घोष जो ध्वनियां होती है उनमें कंपन बताया गया है। अब घोष के लिए कहा गया है कि जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच जो ध्वनि निकलती है उनमें कुछ कंपन होता है। दूसरा है अघोष। अघोष को देख लेते हैं। दूसरी ओर जिनके उच्चारण में
कथन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। सॉरी, कंपन लिखा हुआ है, गलती से हो गया। तो अघोष जो है दूसरी ओर जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहेंगे। अब बताए, सीधी सी बात है, जैसे कि घोष जो है उनमें कंपन होता है और अघोष जो है उनमें कंपन नहीं होता। चौथा है प्राण तत्व के आधार पर। अब व्यंजनों का वर्गीकरण चौथा है प्राण तत्व के आधार पर। प्राण का अर्थ है हवा या हवा की शक्ति। अब प्राण का अर्थ बताया गया है हवा या हवा की शक्ति। इस आधार पर कुछ व्यंजन अल्प प्राण कहे जाते हैं और कुछ महाप्राण कहे जाते हैं। अब प्राण तत्व के आधार पर जो कुछ व्यंजन होते हैं वो हम अल्प प्राण भी कहते हैं और महाप्राण भी कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा का आधिक्य हो या श्वास बल अधिक हो उन्हें सप्राण या महाप्राण भी कहते हैं। हमने यहाँ पे दो प्राण की बात की थी, पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण, लेकिन यहाँ पे हम महाप्राण को हम सप्राण भी कहते हैं। अब महाप्राण के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो महाप्राण जो है जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा का आधिक्य हो या श्वास बल अधिक हो उन्हें सप्राण या महाप्राण भी कहते हैं। अब महाप्राण में क्या होता है कि जैसे कि इसमें हवा का अधिक ज़्यादा जोर होता है और श्वास बल भी अधिक होता है और उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। महाप्राण को ही हम सप्राण कहते हैं। दूसरा है अल्प प्राण। अब दूसरी ओर जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा का आधिक्य न हो और श्वास बल कम हो उन्हें अप्राण या अल्प प्राण भी कहते हैं। अब जो है अल्प प्राण के लिए बारे में कहा गया है कि अल्प प्राण जो है वो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा का आधिक्य न हो और श्वास बल भी कम हो उन्हें हम अप्राण या अल्प प्राण भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।